हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA उस पर बात कर रहे हैं। NIA जैसी कोई भी संस्था 2009 से पहले भारत में नहीं थी, यानी कि इसका 2009 में फॉर्मेशन हुआ होगा। सही है, 2009 में फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ उसके पीछे का एक रीजन है। 2008 में 26/11 होटल ताज पे बॉम्बे में अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। तो उस टाइम होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करे बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो प्रपोजल पास हुआ 2009 में, एक एक्ट बना पार्लियामेंट से और फाइनली NIA का फॉर्मेशन हुआ। NIA जैसी कोई संस्था बनाने की रिकमेंडेशन इससे भी पहले आ चुकी थी काफी। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि नेशनल लेवल पे एक टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिज्म से लड़ने के लिए एक एजेंसी होना जरूरी है। CBI को बहुत सारे केसेस आप नहीं दे सकते क्योंकि उसको और भी इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स के जो हाईलाइटेड हो जाते हैं उनसे। तो NIA का फॉर्मेशन हुआ। तो पहले हम इस पे बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं इसके, फिर आगे आते हैं। इसका जो चेयरमैन कह सकते हो आप, हेड जो होता है वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है, महानिदेशक। और IPS ऑफिसर होता है, सीनियर IPS ऑफिसर। इस DG को, डायरेक्टर जनरल को, महानिदेशक को जो पावर्स दी गई हैं या जो दर्जा दिया गया है, वो किसी भी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको DGP कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो किसी भी स्टेट का हेड होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके इक्विवेलेंट्स सारी पावर दी गई है। ठीक है, एक ये इसमें खास बात है, ध्यान रखना आप लोग। और इसके जो पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे वो राधा विनोद राजू थे। ठीक है, अभी तक हाँ, राधा विनोद राजू इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। और इसके बाद अभी योगेश चंद्र मोदी इसके डायरेक्टर जनरल अभी बनाए गए हैं 2017 में। तो ये दो बातें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज का इन्वेस्टिगेशन ये करती है। तो जाहिर सी बात है, ये नेशनल एंटी टेररिस्ट या एंटी टेररिज्म रिलेटेड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, यानी कि आतंकवाद से संबंधित जितने भी कानून भारत में बनेंगे उनको लागू करने वाली या इन्वेस्टिगेट करने वाली ये एजेंसी है। तो इसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। अच्छा, इसको जो पावर्स दी गई हैं वो काफी अहम है, क्योंकि 2019 में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से एक लॉ बनाया 2019 में, और उसके तहत उसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं अब पहले के मुकाबले। तो ध्यान रखना, पहले सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज को ये डील करती थी, लेकिन अब जो 2019 के लॉ से इसको पावर दी गई है, एक साइबर क्राइम के बहुत सीरियस इश्यूज जो ऑफेंसेस होंगे उसको ये डील करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इलीगल वेपन बनाते हुए या बेचते हुए बड़े लेवल पे अगर पकड़ी जाती है या उसके बारे में रिपोर्टिंग मिलती है, तो ये उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये भी पावर अब उसको दे दी गई है, रिसेंटली दी गई 2019 में। और जितनी भी फंडिंग होती है उससे रिलेटेड एक अलग विंग बना दिया गया है उसको, इसी NIA के तहत। और NIA में उस विंग का नाम रखा गया है टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी सेल, TFFC। ये एक विंग है इसका, जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स ही देखता है। क्राइम और जो वैसे हैं कॉर्पोरल क्राइम्स जो हैं, मतलब बम ब्लास्ट वगैरह वगैरह, ये सब इससे रिलेटेड पहले पावर नहीं थी लेकिन अब दे दी गई है।
कि वो अब जो फाइनेंसिंग का मैटर होगा टेररिज्म से रिलेटेड उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी 2 मई 2020 को एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है एनआईए ने, आप लोगों ने सुना होगा, चर्चा में बहुत है ये, तो ध्यान रखना वो फाइनेंसिंग की वजह से अरेस्ट किया गया है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, जब किसी भी केस का एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसको 2 पावर हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि एनआईए आई तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ ही रहा है इसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा पावर और भी है, वो है प्रोसिक्यूशन की, यानी कि इनके अपने वकील होंगे और ये जिन केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगी उन पे मुकदमा भी दमदार तरीके से पेश करेंगी, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी होगा इनके पास। और एक खास बात, इनके लिए स्पेशल अदालतें बनेंगी। जैसे न्यूज में आप सुनते हो कि एनआईए अदालत बनी है, एनआईए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो वो एनआईए कोर्ट कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है। इसी लॉ के तहत जो 2008-9 में जो लॉ बना है 2009 में, उसी में एक प्रोविजन किया गया है कि कोई भी जिला अदालत, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कहते हैं, तो सेशंस कोर्ट कोई भी डेजिग्नेट कर दी जाएगी कि आज से एनआईए का ये वाला केस इस अदालत में चलेगा। तो फिर वो उस केस के लिए, पर्टिकुलर उस केस के लिए वो कौन सी अदालत कहलाएगी? एनआईए कोर्ट कहलाएगी। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखें आप। अच्छा, और इसका जो एनआईए का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, एक बात आप ये भी ध्यान रखें। और दूसरी बात, एनआईए के रीजनल ऑफिस भी हैं और वो इंडिया में 8 हैं और उनमें से एक लखनऊ में भी है। ठीक है, तो ये बातें कुछ जो चेंजेस के साथ आई हैं वो ध्यान रखना। और एक खास बात, सपोज करो कोई किसी इंडियन के खिलाफ बाहर से कोई क्राइम हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति ने बाहर से किया है, चाहे वो फाइनेंसिंग का या किसी टाइप का, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर एनआईए को दी गई है। और अगर भारत सरकार अलाउ करती है कि एनआईए आप विदेश में वो अपराध हुआ है जाइए वहां इन्वेस्टिगेट करके आइए, तो ये बात ध्यान रखना आप, इंडियन टेरिटरी यानी कि भारत के बाहर अगर कहीं भी कोई क्राइम हुआ है और एनआईए को ऑर्डर दिया गया है, तो एनआईए को सारी वही पावर होंगी जो भारत में है किसी भी दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन करने की। लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस हैं, वो ये कि जिस कंट्री में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या वो कंट्री अलाउ कर रहा है, तो कोई कंट्री अपने यहां अलाउ करता है या नहीं करता है, ये उन 2 कंट्रियों के बीच एक एग्रीमेंट होता है क्राइम से रिलेटेड। तो अगर उस देश के साथ समझौता है तो एनआईए वहां जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अगर समझौता नहीं है तो फिर तो किसी भी देश की संसद कोई भी लॉ बनाए, कुछ भी लिख ले, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है ये मैटर करता है और ये बड़ी बात है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एनआईए पे हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है, और अगर शॉर्ट नोट में भी आता है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक इस पे आपको मिल गई है, और कोई लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न आता है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।